अब हम लोग सॉलिड का टाइप्स पढ़ेंगे, और सॉलिड का जो टाइप्स है ये पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पे पढ़ेंगे। पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है? जैसे आप दीवार, जैसे सॉलिड की अगर बात करें, मीटर का छोटा सा भी हिस्सा लेंगे ना तो वो किससे बना होगा? या तो एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन से बना होगा। आयन इसी तीन तरह का पार्टिकल से बना होगा। तो अगर मीटर का छोटा सा भी हिस्सा लेंगे तो ये तीन तरह का पार्टिकल हो सकता है। इसमें वो रहेगा एटम, मॉलिक्यूल, आयन। जैसे ये दीवार बना होगा, ये दीवार किससे बना हुआ? ईंट से बना हुआ। ईंट से बना हुआ है ना? यस सर। ईंट के ऊपर ईंट रख के बना हुआ है इस तरह से, बना है कि नहीं? तो अगर ये ईंट दीवार, मतलब ये दीवार जो बना हुआ है, तो ईंट किस तरह से रखा हुआ है? ईंट के ऊपर ईंट रखा हुआ है, ईंट के ऊपर ईंट बढ़िया से रखा हुआ है, तब ये दीवार इतना बड़ा बना। क्या ईंट का ढेर इस तरह से पॉसिबल नहीं है क्या? ऐसे नहीं सर। ढेर यही ईंट है। अगर ईंट ट्रैक्टर से गिरता है और जिससे ढेर बनता है, उस तरह से अगर चाहे कि ढेर बना के दीवार बना दे, पॉसिबल है क्या? नहीं सर। और उसी तरह उसी ईंट को एक रेगुलर पैटर्न में सजा करके ये दीवार बनाया गया। तो ईंट तो ढेर में भी है, ईंट तो दीवार में भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में क्या अंतर क्या है कि अगर ईंट का ढेर इस तरह से रखा हुआ है तो इसका कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन नहीं होगा, ज्यामितीय आकृति नहीं होगा। होगा क्या? नहीं सर। कोई भी ज्यामितीय आकृति नहीं होगा। लेकिन अगर ईंट को इस तरह से अरेंज किया गया है तो इसका ज्यामितीय आकृति बनता है, आयत बन गया, वृत्त बन गया, जो भी बन जाएगा। अगर ज्यामितीय आकृति बनेगा तो उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब हुआ कि दीवार का आयतन क्या है, कितना ईंट लगा हुआ है, ये सब कैलकुलेट कर सकते हो, है कि नहीं? और इस ढेर में क्या कैलकुलेट कर सकते कितना ईंट लगा हुआ है? पॉसिबल ही नहीं कि एक्यूरेट कितना ईंट लगा हुआ निकाल देंगे, पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह से हुआ ये जो एट पार्टिकल है, एटम, मॉलिक्यूल और आयन, सॉलिड मेटर का सॉलिड स्टेट में, वो दो तरह से पॉसिबल है। एक होता है रेगुलर अरेंजमेंट और एक होता है इरेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट इस तरह का और रेगुलर अरेंजमेंट इस तरह का। रेगुलर अरेंजमेंट मतलब ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन होगा, इरेगुलर में कोई भी ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पे सॉलिड दो तरह का होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अमरफस सॉलिड। एक क्रिस्टलाइन और एक अमरफस। तो देखिए, जब पार्टिकल को आप रेगुलर अरेंजमेंट में मतलब अरेंज करते हैं, रेगुलरली अरेंज करते हैं, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज करते हैं, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। और अगर पार्टिकल का इरेगुलर अरेंजमेंट है, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आकृति आपको नहीं देगा, कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बनेगा, तो उसको हम बोलेंगे अमरफस सॉलिड। मतलब ऐसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट में रहे, कोई ज्योमेट्रिकल शेप दे तो वो क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जब पार्टिकल इरेगुलर अरेंजमेंट में रहे तो क्या हो जाएगा? वो अमरफस सॉलिड। ये डिफिनेशन हो गया बोर्ड के लिए। अब इसमें 5-6 पॉइंट है, डिफरेंस बताते हैं आपको। जैसे अगर आप ये ढेर अगर लगाते ईंट का इस तरह से, तो बताइए, जैसे इतना बड़ा दीवार बना हुआ है, ये अगर इस तरह से ढेर लगाए तो क्या इतना बड़ा ढेर बनेगा क्या? इसके लिए बहुत सारा ईंट लगाना पड़ेगा, मकान बनेगा ही? बनेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर रेगुलर अरेंजमेंट करते हैं तो लॉन्ग वॉल बनेगा, बनेगा कि नहीं? सबसे पहला, सब इसमें 6 डिफरेंस लिखते हैं हम। सबसे पहला कि ये जान लीजिए कि इसमें पार्टिकल रेगुलर अरेंजमेंट में रहेगा, इसमें पार्टिकल इरेगुलर में। दूसरा पॉइंट, एग्जांपल एक बताते हैं। ग्लास, शीशा होता है ना, ये अमरफस सॉलिड है। और मेटल कोई भी धातु ले लीजिए, जैसे लोहा हो गया, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कोई पुराना बिल्डिंग है, बहुत पुराना, मान लीजिए 40-50 साल पुराना बिल्डिंग है, बिल्डिंग छोड़िए, बस पुराना बस में चले क्या? 10-5 साल पुराना हो, तो खिड़की के पास जब आप बैठे होंगे तो एक चीज गौर करिएगा, उसमें शीशा लगा रहेगा ना, वो ढकर करते रहता है, करता है ना? यस सर। तो वहां पे एक चीज गौर करिएगा कि नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो नहीं हिलेगा, वो नहीं हिलता, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा ऐसे से हिलेगा।
तो बताइए शीशा जब लगाया गया तो ऊपर जितना मोटाई ऊपर था उतना ही मोटाई तो नीचे भी था, उतना ही मोटाई तो नीचे भी था, लेकिन नीचे से ढका ढका नहीं करता, ऊपर ढका ढका करता है। अगर ढका ढका करा तो इसका मतलब वो पतला हुआ होगा तब ढका ढका करता, पहले तो टाइट करके लगाया जाता। तो एक्चुअल देखिए ये जैसे सॉलिड में, अगर सॉलिड है ये तो क्या इसमें बहने का प्रवृत्ति होता है क्या? नो सर, इसमें बहने का प्रवृत्ति नहीं होता है। नहीं होता है। तो अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड में बहने का प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, बहने का प्रवृत्ति तो लिक्विड और गैस में होता है, लेकिन अमरफस सॉलिड में बहने का प्रवृत्ति होता है। तो इसको हम ना इसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। जैसे लिक्विड द्रव बहता है ना, पानी डाल देंगे बह जाएगा, तो इसके अमरफस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ना लिक्विड की तरह थोड़ा बिहेव करता है, मतलब बहुत स्लोली फ्लो करता है। वो जो शीशा हिल रहा है ना खिड़की में, तो क्या होता है वो बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर वाला पार्ट पतला होता है, नीचे वाला हिस्सा मोटा हो जाता है। इसी तरह से खिड़की अगर पुराना बिल्डिंग में कहीं शीशा लगा उसमें भी ऐसा ही होगा, ऊपर वाला पार्ट पतला हो जाएगा, नीचे वाला मोटा हो जाएगा। तो एक्चुअल में तो वो शीशा सॉलिड ठोस होता है, लेकिन उसमें बहने का प्रवृत्ति होता है। वो अमरफस सॉलिड है, उसको हम लोग स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, झूठा ठोस बोलते हैं। एक्चुअल में तो ठोस में बहने का प्रवृत्ति नहीं होता है, इसीलिए उसको स्यूडो सॉलिड बोलते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं। ट्रू मतलब सच्चा, सच्चा सॉलिड बोलते हैं, तो इसमें बहने का प्रवृत्ति नहीं होता। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, जैसे रबर, मेटोना तो सब बचपन में यूज किए होंगे, Yes, sir. या कोई मान लीजिए ट्यूबे है, रबर है ना, रबर प्लास्टिक जैसे बाल्टी यूज किए होंगे। तो एक चीज गौर कीजिएगा, कितना भी तेज हथियार है, कितना भी तेज चाकू है, उससे काट के देखिए ट्यूब को, बाल्टी प्लास्टिक को, रबर को, मेटोना को, कितना भी तेज हथियार से काटिए। रबर तो मेटोना कितना सॉफ्ट रहता है ना, इरेजर, उसको ब्लेड से काटिए, ब्लेड कितना तेज रहता है, उसे काट देखिए, अगर काटिएगा तब भी वो टेढ़ा हो जाएगा। इरेगुलर सरफेस में कटेगा, प्लेन में नहीं कटेगा, प्लास्टिक नहीं कटेगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि वो जो रबर प्लास्टिक सब जो है, कोल तार सब, ये अमरफस सॉलिड है, इसमें पार्टिकल रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं रहता है। जब उसको काटेंगे आप तो काटने के बाद जो सरफेस बनेगा वो इरेगुलर होता है। कैसा होता है? इरेगुलर, मतलब प्लेन सरफेस नहीं बनेगा। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप काटेंगे शार्प टूल से, तेज हथियार से, तो प्लेन सरफेस बनेगा। लेकिन ये अमरफस सॉलिड में प्लेन सरफेस नहीं बनेगा। जैसे आपको बताया रबर ट्यूब प्लास्टिक काट के देखिए, अमरफस सॉलिड। उसके बाद जैसे ये बोर्ड, जैसे बोर्ड मान लीजिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बोर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है पूरा बोर्ड। और अगर आप इसके अलग अलग डायरेक्शन में अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज को, जैसे बोर्ड को मान लीजिए क्रिस्टलाइन, क्या माने हम? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन है ये। तो अगर अलग अलग डायरेक्शन में, जितना भी अलग अलग डायरेक्शन में अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, फिजिक्स में पढ़ेंगे आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कीजिएगा ना, क्या माने बोर्ड को? क्रिस्टलाइन, हमारे पास नहीं। तो अलग अलग डायरेक्शन में ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग पाया जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आएगा। किसमें? क्रिस्टलाइन में। और इसीलिए इसको हम एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है एनिसोट्रॉपिक होता है। लेकिन अगर अमरफस, मान लीजिए बोर्ड अमरफस है, तो अलग अलग डायरेक्शन में यदि फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करेंगे, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, तो ऑल डायरेक्शन में वैल्यू सेम आएगा। पूरी डायरेक्शन में वैल्यू क्या आएगा? पूरे बोर्ड में कहीं भी कैलकुलेट करें किसी भी डायरेक्शन में तो वैल्यू सेम आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, फिजिकल प्रॉपर्टीज का, तो हम इसको आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइसोट्रॉपिक। मतलब क्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपिक और अमरफस सॉलिड क्या है? आइसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक का मतलब हुआ अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, और आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। उसके बाद जैसे अभी आपको बताया अमरफस का ये ढेर हुआ, ये क्रिस्टलाइन हो गया, तो आप बड़ा दीवार बना सकते हैं क्रिस्टलाइन में, रेगुलर अरेंजमेंट में, लेकिन अमरफस में नहीं। मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है क्रिस्टलाइन में, लेकिन अमरफस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। किसमें? क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और अमरफस में क्या होता है? शॉर्ट। क्या समझ में आया? जितना बात बोले हम सब लिखेंगे।
और इस जितना भी पॉइंट बोले हैं सब लिखाएंगे और सबको याद भी रखना आपको। तो सबसे पहले दोनों का डिफिनेशन लिख देते हैं नीचे। इन दिस सॉलिड particles are arranged in regular in lattice. In this solid particles do not arrange regular in lattice. इधर लिखना डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड amorphous solid. And amorphous solid. क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड में डिफरेंस। एक तरफ क्रिस्टलाइन लिखना है और एक तरफ अमरफस। क्रिस्टलाइन सॉलिड एक तरफ और एक तरफ अमरफस। इसमें पहला पॉइंट ये पार्टिकल्स आर arranged in regular in lattice. Particles do not arrange in regular in lattice. It gives geometrical form. It do not gives geometrical form. It having long range order. It having short range order. It having definite melting point. It do not having definite melting point. It is true solid. ये सतत सॉलिड है। It is called pseudo solid or supercooled liquid. It is
एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। It is isotropic in nature. Anisotropic means the physical properties like refractive index, and electrical conductivity is different in different direction. Isotropic means physical properties are same in all डायरेक्शन। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? तो इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन, जैसे NaCl हो गया। अभी हम लोग पूरा क्रिस्टलाइन सॉल्ट पढ़ेंगे। NaCl, KCl, Cu, डायमंड, SiO2 etc, बहुत सारा। और इसमें लिख लेना है प्लास्टिक, रबर, कोल तार, फ्यूज्ड सिलिका, उतारिए। 8.5। एक और क्रिस्टलाइन अमरफस में डिफरेंस। क्रिस्टलाइन सॉलिड को यदि आप शार्प टूल से, तेज हथियार से काटेंगे तो कटेगा तो प्लेन सरफेस बनेगा, लेकिन अमरफस में प्लेन सरफेस नहीं बनेगा, इरेगुलर सरफेस बनेगा। तो नीचे लिखिए, 7। ये 7वां नंबर पॉइंट होगा इसमें। ऑन कटिंग विथ शार्प एज टूल, शार्प टूल, it cut in plane surface। और इसमें क्या होगा? on cutting with sharp tool, it cut in irregular, ऐसे लिखिए, cut, do not cut, it do not cut in प्लेन सरफेस। हो गया। ये क्रिस्टलाइन और अमरफस का डिफरेंस था। 7 पॉइंट जाने हम लोग, बता दीजिए।